सो बच्चों, आज के इस टॉपिक में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं हाउ टू एनालाइज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ लिविंग टिश्यू। लास्ट क्लास में मैंने आपको डिस्कस किया था बायोमोलिक्यूल का बेसिक डेफिनेशंस और सेलुलर पूल होता क्या है। तो बच्चों, इस क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कि अगर कोई लिविंग टिश्यू है, चाहे वो प्लांट का टिश्यू हो चाहे वो एनिमल टिश्यू हो, तो प्लांट टिश्यू या एनिमल टिश्यू में हम ये पता करना चाहेंगे कि उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ केमिकल्स कितने हैं। तो उसके लिए हम एक्चुअली ये टेक्निक्स पढ़ते हैं जिसको कहते हैं केमिकल एनालिसिस। ठीक है, या जो आप देख रहे हैं कि हाउ टू एनालाइज द केमिकल एनालिसिस या केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ लिविंग टिश्यू। ओके, तो अगर सपोज मान के चलो, हम सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक लिविंग टिश्यू को लेना है। ठीक है, और ये लिविंग टिश्यू बच्चों आपका या तो वो एक प्लांट का पार्ट भी हो सकता है, वेजिटेबल्स का पार्ट भी हो सकता है, या सपोज मान के चलो मैं यहां पे अ पीस ऑफ लिवर भी ले सकता हूं। तो अगर मुझे पता करना है कि उस टिश्यू के अंदर कौन कौन से केमिकल्स हैं, तो सबसे पहले मुझे फिर या तो प्लांट का या तो एनिमल का कोई एक टिश्यू लेना पड़ेगा। तो आप कोई भी ले सकते हैं, उसमें ये नहीं कि आपसे प्लांट का ही ले लो, भाई कुछ भी ले सकते हो आप। उसके बाद बच्चों आपको क्या करना है कि इस जो आपने ये प्लांट का टिश्यू चाहे वेजिटेबल का पार्ट ले लिया, अ पीस ऑफ लिवर ले लिया, ठीक है, देन आपको क्या करना है कि इस टिश्यू को आपने प्लेस करना है किसमें, मोटर में। सपोज ये आपका जो है ये मोटर है, और अब इस मोटर में हमने क्या कर दिया है, जो आपका लिविंग टिश्यू का पार्ट है इसको मैंने प्लेस्ड कर लिया यहां पे। ठीक है, और प्लेस्ड करने के बाद मैंने इसको पेस्टल अब यानी कि जिससे आप चटनी बनाते हो, पीसते हो, ग्राइंड करते हो, तो उसे हम टर्म यूज करते हैं पेस्टल। तो इस पेस्टल के साथ बच्चों जब आप इसको ग्राइंड करोगे ना, तो ग्राइंड करते करते बट आपको यहां पे एक केमिकल को ऐड करना होता है। तो बच्चों उस केमिकल का जो नाम है दैट इज द ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक लिविंग टिश्यू को लिया, लिविंग टिश्यू को मोटर में रखा, और मोटर में रखने के बाद हमने उसको क्या किया भाई, ग्राइंड किया। किसकी हेल्प से, पेस्टल की हेल्प से, और साथ साथ में एक केमिकल्स को भी ऐड किया, दैट इज कॉल्ड द ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। तो जैसे ही हमने ग्राइंड कर लिया तो भाई आपके पास क्या आएगा कि आपके पास एक थिक स्लरी आएगी। तो स्लरी कहने का मतलब क्या है, जैसे आपने उसको ग्राइंड किया तो ग्राइंड करने के बाद जो आपके पास प्रोडक्ट मिला तो उसी को हम बताएंगे थिक स्लरी। सो वी ऑब्टेन अ थिक स्लरी। तो जैसे हमने इसको ग्राइंड कर दिया, तो ग्राइंड करने के बाद आपके पास जो रिजल्ट में आया तो भाई उसको स्लरी बताते हैं। क्या बताएंगे, इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं स्लरी। अब आपको क्या करना है, इस जो यहाँ पे इस मोटर के अंदर आपकी स्लरी प्रिपेयर होगी, तो इस स्लरी को आप अपने क्या करना है ना, आपको इसको एक टाइप का फिल्टर करना है, यानी कि स्ट्रेन करना है। तो स्ट्रेन करने के लिए बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, तो सपोज मान के चलो अगर मैं इस जो यहाँ पे अब हमने स्लरी को प्रिपेयर किया है, तो इस स्लरी को प्रिपेयर करने के बाद हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे मान के चलो कोई एक कंटेनर ले लेंगे, और इस कंटेनर के ऊपर हम क्या कर लेंगे, किसी एक चीज क्लॉथ या कॉटन क्लॉथ को प्लेस कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने जिससे हमने इसको फिल्टर करना है, जिससे हमें इसको स्ट्रेन करना है, तो स्ट्रेन करने के लिए हमने क्या लिया, दैट इज कॉल्ड द चीज क्लॉथ, या आप बता सकते हो कि हमने क्या लिया, कॉटन क्लॉथ। तो आप चीज क्लॉथ ले लो या कॉटन क्लॉथ, किसके लिए, फॉर द स्टेनिंग के लिए। तो जैसे आप स्ट्रेन करोगे इस स्लरी को, तो आपके पास दो फ्रैक्शन ऑब्टेन होंगे। एक ऐसा फ्रैक्शन जो आपका यहां से फिल्टर होके नीचे आ जाएगा, तो जो फिल्टर होके नीचे आ गया उसके लिए बच्चों हम टर्म यूज करते हैं फिल्ट्रेट। क्या बताएंगे, तो जो आपके नीचे आ जाएगा भाई इस कंटेनर के अंदर फिल्टर करने के बाद, स्ट्रेन करने के बाद, तो इसके लिए बच्चों हम टर्म क्या यूज करेंगे, फिल्ट्रेट। क्या बताएंगे, फिल्ट्रेट। और जो रेमिनेंट यहां पे बच गया ऊपर, यानी कि फिल्टर होने के बाद कुछ जो पार्ट है वो ऊपर भी रह गया, तो उसके लिए एक्चुअली हम टर्म यूज करते हैं रेटिनेट। क्या बताएंगे, रेटिनेट। तो हम बता सकते हैं कि आफ्टर स्ट्रेनिंग के बाद हमारे पास दो मेन कंपोनेंट आए, जो फिल्टर होके नीचे आ गया ना, उसके लिए हम टर्म यूज करेंगे फिल्ट्रेट, और जो रिमेनिंग यहां पे आपका रह गया इसके लिए हम टर्म यूज करेंगे रेटिनेट। तो जो आपका फिल्ट्रेट है ना, तो फिल्ट्रेट के लिए हम एक टर्म और यूज करते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड एज एसिड सोल्यूबल पूल। क्या बताएंगे, इसको हम एक और टर्म यूज करते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड एज एसिड सोल्यूबल पूल, यानी कि फिल्ट्रेट को ही एसिड सोल्यूबल पूल भी बताते हैं।
और जो रिमेनिंग आपका रेटिनेट जो ऊपर रह गया था, सो इट इज आल्सो कॉल्ड एज द एसिड इंसुलेबल फ्रैक्शन या एसिड इंसुलेबल पूल। तो हमने क्या देखा कि सबसे पहले एक बार थोड़ा सा जल्दी से इसको रिकैप करते हैं। सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना है, किसी एक लिविंग टिश्यू को लेना है, चाहे वो प्लांट का या एनिमल का हो, और जैसे ही आपने टिश्यू को लिया तो टिश्यू को उसके बाद आपने मोटर में प्लेस करना है, और मोटर में जब जैसे ही आप टिश्यू को रखोगे तो उसके बाद पेस्टल से उसको ग्राइंड करना है। तो ग्राइंड करने के साथ साथ में आपको एक केमिकल को भी ऐड करना है, और उस केमिकल का नाम क्या है, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। तो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड को प्लेस करने के बाद जब उसने ग्राइंड किया तो जो आपके पास प्रोडक्ट में बना, जब उसको ग्राइंड किया उसके लिए हमने टर्म यूज किया थिक स्लरी। अब उसी स्लरी को आपने क्या किया, स्ट्रेन किया किसी एक चीज क्लॉथ या कॉटन क्लॉथ से, और जैसे ही आपने उसको स्ट्रेन किया, फिल्टर किया, तो आपके पास दो फ्रैक्शंस आए। तो जो आपने फिल्टर में जो भाई नीचे आ गया आपको इसका बताएंगे फिल्ट्रेट, और जो ऊपर आ रहा है इसको बताते हैं रेटिनेट। तो जो आपका फिल्ट्रेट होता है बच्चों, इसको आल्सो कॉल्ड एज एसिड सोल्यूबल पूल या एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन, वेयरएज जो आपका ऊपर आ गया था रेटिनेट, इसको आल्सो कॉल्ड एज एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन। तो हमने ये देखा। अब हम एक्चुअली में ये देखेंगे कि एक्चुअली में इस फिल्ट्रेट के अंदर क्या आया, कौन कौन से केमिकल आए, क्योंकि देखो टॉपिक क्या है, हमें केमिकल एनालिसिस करनी है। तो केमिकल एनालिसिस में हमें ये पता करना कि एसिड सोल्यूबल पूल में यानी कि फिल्ट्रेट में कौन कौन से केमिकल्स आए, कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स आए, और फिर हम देखेंगे कि जो आपका दैट इज द रेटिनेट यानी कि एसिड इंसोल्यूबल पूल है, तो एसिड इंसोल्यूबल पूल में कौन कौन से केमिकल्स हैं। तो जब हम इनको एग्जामाइन करते हैं, तो एग्जामाइन करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स होती है। तो एक्चुअली में हमें क्या दिखता है कि हमारे पास जो ये दो फ्रैक्शंस आए, इन दो फ्रैक्शंस में आपके पास क्या होगा कि दो डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स दिखे। तो पहले जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके लिए हम टर्म यूज करेंगे माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स, और कुछ ऐसे होंगे जो जिनके लिए हम टर्म यूज करेंगे बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। ओके, तो जैसे अगर आप देखेंगे तो जैसे आपने यहां पे देखा कि हमारे पास जो बायोमोलिक्यूल्स इन केमिकल एनालिसिस करने के बाद आए, तो हमें इन्हें कैटेगराइज किया दो कैटेगरीज में। तो जो पहली कैटेगरी है इसके लिए हमने टर्म यूज किया माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स, या आप सिंपली बता सकते हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स। और इसी तरीके से जो आपके कुछ और माइक्रो के जो दूसरे मॉलिक्यूल्स होंगे इनके लिए हम टर्म यूज करेंगे मैक्रोमोलिक्यूल्स या बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये अराइज होता है कि माइक्रोमोलिक्यूल्स कौन से वाले फ्रैक्शन में ऑब्टेन हुए और मैक्रोमोलिक्यूल्स कौन से वाले फ्रैक्शन में ऑब्टेन हुए। तो जैसे आपने देखा था जब हमने केमिकल एनालिसिस किया था, तो केमिकल एनालिसिस के समय आपने देखा कि आपके पास दो फ्रैक्शन यानी कि दो पूल मिल रहे थे। तो बच्चों याद रख लेना, जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये आपके एसिड सोलेबल पूल में मिलते हैं हमें, यानी कि फिल्ट्रेट में, क्योंकि एसिड सोलेबल पूल के लिए मैंने जो एक टर्म यूज की थी इस आल्सो कॉल्ड था फिल्ट्रेट। तो फिल्ट्रेट में हमें क्या मिलता है, माइक्रो मॉलिक्यूल जिनका साइज छोटा होगा। देखो माइक्रो मीन होता है स्मॉल इन साइज, सो दे आर स्मॉल इन साइज। तो कॉमन सेंस है, अगर साइज कम होगा तो मॉलिक्यूलर वेट भी क्या होगा, कम होगा, सो दे हैव लो मॉलिक्यूलर वेट। और अगर बच्चों ये पॉइंट आप क्लियर कर लेना, नोट करके रख लेना, क्योंकि ये पूरा एनसीईआरटी बेस्ड पॉइंट है। तो यानी कि जो भी आपके माइक्रो मॉलिक्यूल यानी कि एसिड सोल्यूबल फिल्ट्रेट में आए, उनका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो 18 से लेकर 800 डाल्टन होगा, क्योंकि डाल्टन जो है ये मॉलिक्यूलर वेट का यूनिट है। सो आपके माइक्रो मॉलिक्यूल जो है जो फिल्ट्रेट में आए थे ना, इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा दैट इज फ्रॉम 18 टू 800 डाल्टन। और अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर इसके अंदर कौन कौन सी एग्जांपल्स आ जाती हैं कि आपके जो यहां पे माइक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर एग्जांपल्स आ रही हैं, तो ये कौन कौन से आ रहे हैं, ठीक है। तो इस माइक्रोमोलिक्यूल्स में आपको जो दिख रहा है, सो पहले नंबर पे मिनरल्स, क्योंकि मिनरल का जो साइज होता है दे आर स्मॉल इन साइज, दे आर आल्सो ऑब्टेन्ड इन द माइक्रोमोलिक्यूल्स। इन द सेम वे गैसेस जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, they have also small in size, they have low molecular weight, that's why they are obtained in the micromolecules fraction। इसी तरीके से वाटर है H2O, ये भी आपका इसी में आएगा। शुगर्स, लेकिन शुगर कौन से, सिंपल शुगर्स जैसे ग्लूकोज है, फ्रैक्टोज है, सो ये दे आर आल्सो ऑब्टेन्ड इन द माइक्रोमोलिक्यूल्स। अमाइनो एसिड्स भी आपके किस में आ जाएंगे, माइक्रोमोलिक्यूल कैटेगरी में। और साथ साथ में न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये सारे के सारे जो आपके एग्जांपल्स हैं, तो ये हमें कौन सी वाले फ्रैक्शन में मिले, एसिड सोल्यूबल पूल में।
तो इनको हम रखेंगे कौन सी वाली कैटेगरी में, माइक्रोमोलिक्यूल्स में। अब देखो जो आपके पास सेकंड कैटेगरी आई थी दैट इज कॉल्ड द मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो मैक्रो मींस होता है लार्ज साइज्ड, मैक्रो मीन होता है लार्ज साइज्ड, इसका मतलब है दे आर लार्ज साइज्ड। और जैसे इनका लो मोलिकुलर वेट होगा तो अगर ये लार्ज साइज होंगे दे हैव हाई मोलिकुलर वेट, इनका मोलिकुलर वेट ज्यादा होगा। और कितना ज्यादा होगा ये पता होना जरूरी है। ये पॉइंट देखो, जैसे यहां पे हम बताएंगे कि 8 से 800 डाल्टन जो है आपके माइक्रोमोलिक्यूल्स आ रहे थे, तो अब कॉमन सेंस है 800 डाल्टन के बाद आएंगे तो वो सारे के सारे क्या हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स है। बट एनसीईआरटी पे एक्चुअली में जो पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया है, तो यहाँ पे वहां पे मेंशन किया है कि अब वो 10,000 डाल्टन से जिनका भी ज्यादा मोलिकुलर वेट होगा वो सारे के सारे कैटेगराइज किए हैं किसमें, मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स में। ओके, तो हम बता सकते हैं कि जो आपके मैक्रोमोलिक्यूल्स है इनका जो मोलिकुलर वेट होगा दैट इज अबाउट 10,000 डाल्टन। और ये जैसे आपके एसिड सोलेबल पूल में आ रहे थे, तो आपके जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं दे आर ऑब्टेन्ड इन द एसिड इनसोलेबल पूल, या जिसको हमने रेटिनेट बताया था। देखो क्योंकि मैंने एसिड सोलेबल पूल के लिए टर्म यूज की थी फिल्ट्रेट, जो नीचे आ रहा था आफ्टर स्टेनिंग के बाद, लेकिन जो रिमेनिंग रेमिनेंट बच रहा था ऊपर, तो उसके लिए मैंने टर्म यूज की थी रेटिनेट इज आल्सो कॉल्ड एज द एसिड इनसोलेबल पूल। तो इसके अंदर क्या क्या आएंगे आपके एग्जांपल, जैसे आपने देखा कि यहाँ पे these are the example of micromolecules which are obtained in the acid soluble pool। लेकिन ये वाले आपके आएंगे एसिड इनसोल्युबल पूल में, जिसमें आपके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आ जाएंगे, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मीन पॉलीसैकेराइड्स आ जाएंगे, आपके लिपिड्स आ जाएंगे, आपके प्रोटीन्स आ जाएंगे, और आपके न्यूक्लिक एसिड कहें तो आपका आरएनए डीएनए। तो ये सारे के सारे जो आपके एग्जांपल्स है ना, ये आपके मैक्रोमोलिक्यूल्स की हैं, या आप बता सकते हैं मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स की। तो अब हम ये देखेंगे, एक्चुअली में देख लीजिए थोड़ा लिपिड के बारे में आपको मैं एक पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूं। जैसे आपको मैं अभी यहाँ पे दिखा रहा हूं कि जो लिपिड को मैंने कौन सी वाली कैटेगरी में रखा है, दैट इज द मैक्रोमोलिक्यूल्स। किस कैटेगरी में, मैक्रोमोलिक्यूल की कैटेगरी में यहां पे मैंने रखा है किसको, लिपिड्स को। तो एक्चुअली में लिपिड मैक्रोमोलिक्यूल है या माइक्रोमोलिक्यूल है, थोड़ा इसको आप अंडरस्टैंड करें। इसके लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहा हूं। देखो यहां पे जो मैंने पॉइंट मेंशन किया बच्चों, इसको थोड़ा सा अच्छे से विजुअलाइज करने ला। एक्चुअल में लिपिड होते हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स। देखो वहां पे तो मैं जो शो कर रहा था कि लिपिड को हम एक्चुअली में मैक्रोमोलिक्यूल की कैटेगरी में रख रहा था, बट ऐसा नहीं होता। लिपिड एक्चुअली में होते हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स। लेकिन अगर देखोगे तो ये जब हमने इनका स्ट्रेनिंग किया था, जब यानी कि हमने इनको फिल्टर किया था ना, तो फिल्टर करने के बाद एक्चुअल में हमें ये कहां पे मिले थे, हमने देखा था कि भाई ये हमारे रेटिनेट यानी कि एसिड इनसोल्युबल पूल में मिले थे। कौन, लिपिड्स। यानी कि तो आपको पता है कि लिपिड्स में मैक्रोमोलिक्यूल ही तो आते, क्योंकि फिल्ट्रेट में आपके माइक्रोमोलिक्यूल आ रहे थे। अभी जो मैंने पीछे वाली स्लाइड पे देखा कि जो आपका लिपिड आ रहा था वो आपका कहां पे आ रहा है, मैक्रोमोलिक्यूल में। बट ऐसा नहीं होता, लिपिड एक्चुअली में माइक्रोमोलिक्यूल्स है बट ऑब्टेन अंडर द मैक्रोमोलिक्यूलर फ्रैक्शन। लेकिन एक्चुअली में जब हम स्टेनिंग करते हैं तो स्टेनिंग के बाद हमें ये कौन से वाले फ्रैक्शन में मिलता है, इन द मॉलिक्यूलर फ्रैक्शन, मैक्रोमोलिक्यूलर फ्रैक्शन, यानी कि आपके रेटिनेट वाले में। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ऐसा क्यों, अगर हमने वहां पे उसको मैक्रोमोलिक्यूल में रखा, मैक्रोमोलिक्यूलर में कैटेगरी में रखा, अभी यहां पे मैं बता रहा हूं कि ये माइक्रोमोलिक्यूल की कैटेगरी में आ रहा है, तो ऐसा क्यों। तो याद रखना, दिस वन इज द रीजन ड्यू टू देयर इनसोल्युबल नेचर इन द एक्वस मीडियम। क्योंकि आपने देखा था जब हमने फिल्टर किया था, फिल्टर करने के बाद भाई आपका जो वाटर मॉलिक्यूल है वो सारा का सारा नीचे आ गया था फिल्ट्रेट में, क्योंकि जो लिपिड्स होते हैं दे आर इनसोल्युबल इन वाटर। ये वाटर में सोलेबल नहीं होते लिपिड, दे आर इनसोल्युबल इन व्हाट, वाटर। So due to the insoluble nature in aqueous medium of a cells, they are comes under the what fraction? कौन से वाले फ्रैक्शन में आएंगे? That is called the retinate, also called the acid insoluble pool। ऐसा होता है क्योंकि इनका जो insoluble nature होता है, क्योंकि वही aqueous medium तो भाई ये soluble होते हैं, ये insoluble होते हैं, इसलिए क्या होता है कि ये हैं ये माइक्रोमोलिक्यूल्स, लेकिन obtained होते हैं हमें कहां पे, in the macromolecular fraction, or we can say the acid insoluble pool, ठीक है, या हम बता सकते हैं रेटिनेट। अब क्वेश्चन आता है कि अगर ये माइक्रोमोलिक्यूल थे तो वो उस
जब हमने चीज क्लॉथ या स्ट्रेनिंग क्लॉथ जो भी लिया था, तो जब यहाँ से फिल्टर होकर आ रहा था, तो ऐसा क्योंकि अगर मॉलिक्यूलर वेट कम है तो एक्चुअली में क्या होता है, क्योंकि जो लिपिड्स होते हैं ना, तो लिपिड क्या करते हैं, ये आपस में एक्चुअली में क्या करते हैं, एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसके लिए हम टर्म यूज करते हैं वेसिकल्स। तो वेसिकल्स की फॉर्म में ये एक्चुअली में यहाँ पे रहते हैं, दैट इज कॉल्ड द रेटिनेट। इसलिए याद रख लेना कि लिपिड जो होते हैं, दीज आर द माइक्रोमोलिक्यूल्स बट ऑब्टेन अंडर द मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन ड्यू टू देयर इनसोल्युबल नेचर इन द वाटर और वी कैन से द एक्वस मीडियम। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये बता सकते हैं कि ये हमारा जो टॉपिक था, दैट इज द केमिकल एनालिसिस, हम किस तरह से एक लिविंग टिश्यू के करते हैं। तो केमिकल एनालिसिस में हम यही समझते हैं कि एक्चुअली में एक लिविंग टिश्यू के अंदर कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और उन मॉलिक्यूल्स का कंपोजिशन जो होता है वो कौन सा आपका फिल्ट्रेट में आया, कौन सा आपका रेटिनेट में आया। तो अब नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपके साथ जो है ऐश एनालिसिस टेक्निक को डिस्कस करूंगा, और साथ साथ में हम ये बताएंगे कि एक्चुअली में एवरेज कंपोजिशन जो सेल के अंदर होती है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की, वो क्या रहती है, वो नेक्स्ट क्लास में हम आपके साथ डील करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।